गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट या मैं इसको कह सकता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में दे रखा है। हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी है। फाइनल अकाउंट बनने के बाद फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, P&L स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाना होता है और जैसा फॉर्मेट, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दे रखा है उसी फॉर्मेट से और उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो जब हर कंपनी को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो आप सोचो ये जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी को P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना ही बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली बनाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जैसा जैसा दे रखा है हम वैसा वैसा ही डिस्कस करेंगे, उसी फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट दे क्या रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहला वर्ड आता है कैश। कैश क्या, कैश इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश में केवल कैश इन हैंड ही नहीं आता, कैश इन हैंड के अलावा कैश एट बैंक भी आता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आती है। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश है और जो कैश के इक्विवेलेंट है, हम उसको भी इस यहां पर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश की मीनिंग में इंक्लूड करते हैं। फ्लो क्या है, फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो को हम फ्लो कहते हैं। तो ये कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो का मतलब है कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश का रिसिप्ट और कैश का पेमेंट। कैश का रिसिप्ट और कैश का पेमेंट कहां आता है, कैश अकाउंट पे। हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट आती है और पेमेंट साइड में सारे के क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट आते हैं। तो कैश अकाउंट भी बेसिकली क्या बताता है, रिसिप्ट और पेमेंट। और कैश फ्लो भी क्या बताता है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो मतलब रिसिप्ट, कैश का आउटफ्लो मतलब पेमेंट। तो फिर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या नया दे रखा है, कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का। कैश अकाउंट का प्रेजेंटेशन आप जानते हो, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर सारी रिसिप्ट, फिर क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे बनता है कैश अकाउंट। तो बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट वैसा दे रखा है जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दे रखा है। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फॉर्मेट दे रखा है कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को। मतलब हमें इनफ्लो और आउटफ्लो को ही प्रेजेंट करना है, मगर प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वो तरीका क्या है हमें वो समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये कहता है कि ये जो कैश का फ्लो होता है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, हम उसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। जो कैश का फ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, हम उसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। कैश फ्लो, अच्छा कैश फ्लो में इनफ्लो भी आता है और आउटफ्लो भी आता है, राइट। हम कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, हम उसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी जिसको हमने नाम दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमें केवल करना क्या है पता है? हमें केवल कैश के फ्लो को 3 अलग अलग एक्टिविटीज में बांटना है। मतलब हमें ये पता करना होता है कि कौन सी रिसिप्ट ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन सी रिसिप्ट इन्वेस्टिंग में, और कौन सी रिसिप्ट को फाइनेंसिंग में लिखना है, और कौन से पेमेंट को ऑपरेटिंग में लिखना है, कौन से पेमेंट को फाइनेंसिंग में लिखना है, कौन से पेमेंट को इन्वेस्टिंग में लिखना है। मतलब हमें केवल रिसिप्ट और पेमेंट का क्लासिफिकेशन करना है, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। और ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम कैश का जो पैटर्न है, कैश फ्लो का जो पैटर्न है, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सके। हम ये एनालाइज कर सकें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें कितना पैसा मिला या कितना पैसा हमने यूज किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें कितना पैसा मिला या हमने कितना पैसा यूज किया, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने कितना पैसा मिला और कितना पैसा हमने यूज किया। तो एनालिसिस करने के लिए, कैश फ्लो का एनालिसिस करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दे रखा है, विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हमें यह समझना पड़ेगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो क्या होती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो क्या होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक कंपनी का फाइनेंस कहां से होता है? अगर बैलेंस शीट को देखें तो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस इज शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल भी 2 तरह की होती है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरा सोर्स होता है डेब्ट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, लोन हो सकता है। कंपनी का जो फाइनेंस होता है, मतलब हम उसके मेन सोर्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अगर ड्यूरिंग द ईयर, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वो एक टाइम पीरियड का बनता है, जनरली 1 साल का बनता है। जैसे कैश अकाउंट भी होता है ना, कैश अकाउंट बनाते एक टाइम पीरियड का बनाते हैं, सेम उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक टाइम पीरियड का बनता है। जैसे 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, है ना, तो एक टाइम पीरियड का बनता है। तो अगर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन में कुछ भी कैश का फ्लो हुआ है, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो, वो सारे इनफ्लो और आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर होंगे। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर इक्विटी शेयर कैपिटल में कैश का फ्लो हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कैश का फ्लो हुआ है, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कैश का फ्लो हुआ है, या डिबेंचर में कैश का फ्लो हुआ है, या लॉन्ग टर्म लोन में कैश का फ्लो हुआ है, या और भी कोई लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो, अगर उसमें कैश का फ्लो हुआ है तो हम उन सारे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोन को कवर करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन है तो भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करता है। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं इक्विटी शेयर का कैश फ्लो, प्रेफरेंस शेयर का कैश फ्लो, डिबेंचर का कैश फ्लो और लोन का कैश फ्लो। हम इसको लॉन्ग टर्म लोन हटा के केवल लोन लिख देते हैं। जो भी कैश का फ्लो होता है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होता है। कैश का फ्लो कैसे होता है? जैसे इक्विटी शेयर हमने इश्यू किए, रुपए मिले, वो जो कैश रिसीव हो रही है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। इक्विटी शेयर का हमने बाई बैक किया, कैश का आउटफ्लो हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, कैश इनफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, जितना आउटफ्लो हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर इश्यू किए, इनफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर रिडीम किए, आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन हमने लिया, इनफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन हमने रीपे किया,
आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को भी कवर करते हैं, लोन पे जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी कवर करते हैं, और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पर जो भी हमने डिविडेंड पे किया है वो भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी टाइप की बोरोविंग हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। मतलब जो हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है उस पर हमने जो भी कंसिडरेशन पे किया है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो डिविडेंड हो, हम उसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड, इनको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसमें आउटफ्लो ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इनफ्लो नहीं हो सकता और डिविडेंड इनफ्लो नहीं हो सकता। डिविडेंड हम पे करते हैं इक्विटी शेयर पे और प्रेफरेंस शेयर पे। तो ये जो हमने लिखे हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड, इन सब का कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होता है। अब हो सकता है कि हमने शेयर इश्यू किए, डिबेंचर इश्यू किए, प्रीमियम पर इश्यू किए, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम जो पैसा मिलता है वो इसमें आएगा। जैसे 5 लाख रुपीस के शेयर इश्यू किए और हमने उसको 10% प्रीमियम पे इश्यू की, तो 5 लाख प्लस 10% हमें कितने रुपए मिले? 5,50,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना आएगा? 5,50,000। सेम इसी तरह से अगर हम शेयर को रिडीम कर रहे हैं या डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं और उस पर भी हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। शेयर मतलब यहां से जो पैसा आएगा वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम और जो पैसा जाएगा वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन से इनफ्लो और कौन से आउटफ्लो को हमें लिखना है। ठीक है, डिबेंचर बहुत बार नाम दे रखा होता है, बॉन्ड, वो सभी भी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म बोरोविंग, उनको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या कवर करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कवर करते हैं फिक्स्ड एसेट, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे वो इनटेंजेबल हो, उसका कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो करंट इन्वेस्टमेंट हो, हम उसको इन्वेस्टिंग में कवर करते हैं। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो भी इनकम होती है हम उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल हो सकती है, इनटेंजेबल हो सकती है। इसमें कैश का फ्लो कैसे? जैसे हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की या डेवलप की, जैसे टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स को हम परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, और इनटेंजेबल एसेट्स का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं या उसको परचेज कर सकते हैं। तो जैसा भी हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे उसको डेवलप कर रहे हैं, जो भी आउटफ्लो होता है उसमें क्या होगा? आउटफ्लो। वो सब आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होंगे। फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल कर दी, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे वो इनटेंजेबल, और सेल करने से हमें रुपए मिले, तो जितने भी रुपए मिले वो फिक्स्ड एसेट, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वहां कवर करेंगे। अच्छा, हो सकता है जैसे 1 लाख की एसेट्स थी, हमने 1,20,000 में सेल कर दी, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो हमने सेल कितने में की? 120। यहां पर हम जो लिखेंगे वो 1,20,000 लिखेंगे। कितने की थी हमें उससे मतलब नहीं, कितने मिले हमें उससे मतलब है। 1 लाख की एसेट्स को हमने 70,000 में सेल कर दी, 30,000 का लॉस हो गया, हमें लॉस से मतलब नहीं, हमें 70,000 से मतलब है। क्योंकि हम जब कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश तो 70,000 ही मिला ना, 70,000 ही मिला। तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना भी एक्चुअल कैश का फ्लो हुआ है, चाहे वो इनफ्लो है चाहे वो आउटफ्लो है, वो सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होंगे। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पर इनकम हो रही है तो वो इनकम जो एक्चुअल इनकम मिली है, जितनी मिली है, जितनी रिसिप्ट हो रखी है, एक्चुअल एक्रूअल बेसिस पे नहीं, रिसिप्ट बेसिस पे जितना एक्चुअल मिला है उतना अमाउंट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर करें। अच्छा, यहां पर भी ऐसे ही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड जितना पेड किया है ये एक्रूअल बेसिस पे नहीं आता, ये पेमेंट बेसिस पे आता है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना।
कैश जितना एक्चुअल मिला या एक्चुअल जितना दिया वो उतना कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला नहीं मार, यहां पर एक्रूअल बेसिस पे नहीं आता, यहां पर एक्चुअल बेसिस पे आता है, राइट। अच्छा, अब बची ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आपको बताऊं कि ये जो फाइनेंसिंग का हमने लिखा है, ये जो इन्वेस्टिंग का लिखा है, इसके अलावा जो भी कैश का फ्लो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हम जो बिजनेस करते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, ये बिजनेस का ऑपरेशन है। तो इस बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कैश का फ्लो हो रहा है, वो सारा कैश का फ्लो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। जैसे कैश सेल्स की रुपए मिले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे डेटर से रुपए मिले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिल्स रिसीवेबल से कलेक्शन हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर को पेमेंट किया, कैश परचेज की, वेजेज का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया, ये जितने भी पेमेंट है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब देखा जाए तो हम जो जनरली बैलेंस शीट, ये जो P&L से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर और इनकम है, P&L से रिलेटेड जो भी हम एक्सपेंडिचर और इनकम लिखते हैं वो ऑपरेटिंग में कवर होता है, कुछ एक्सपेंडिचर और कुछ इनकम को छोड़ के। अच्छा, ये जो कैश फ्लो है इसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे, जैसे डेप्रीसिएशन नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ कैश का फ्लो नहीं होता, जैसे बैड डेट्स नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ कैश का फ्लो नहीं होता। तो जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, उसमें कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं आएगा क्योंकि उसमें कैश का फ्लो नहीं हो रहा है। तो जिसमें कैश का फ्लो नहीं हो रहा है वो नहीं आएंगे, मतलब नॉन कैश एक्सपेंडिचर और नॉन कैश इनकम नहीं आएगी। अच्छा, एक एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो नॉन कैश नहीं होता, कैश का होता है, बट फिर भी हम ऑपरेटिंग में नहीं लिखेंगे, और वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैश में होता है मगर फिर भी हम उसको ऑपरेटिंग में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर तो है, बट हम इंटरेस्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। हम इंटरेस्ट को कहाँ कवर करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसीलिए उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखते। इन्वेस्ट एक इनकम होती है जो कैश में होती है, बट हम उसको ऑपरेटिंग में नहीं लिखते, और वो होता है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है, बट उस इनकम को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखते, क्योंकि वो इनकम हम कहाँ कवर करते हैं? हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर को छोड़ दो P&L में, नॉन कैश इनकम को छोड़ दो, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को छोड़ दो, बाकी जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी इनकम है, उसमें जितना भी कैश का फ्लो हुआ है, ध्यान रखना, जितना कैश का फ्लो हुआ है, हम उन सारे कैश के फ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। क्रेडिट सेल्स इज नॉट कैश फ्लो, मगर जो डेटर से रुपए मिले वो कैश फ्लो है। क्रेडिटर जो क्रेडिट परचेज की वो कैश का फ्लो नहीं है, मगर हमने क्रेडिटर को जितना पेमेंट किया वो कैश का फ्लो। तो जितना भी कैश का फ्लो हो रहा है P&L स्टेटमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे कैश के फ्लो हम कहाँ कवर करते हैं? हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। इनकम टैक्स को भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या कवर करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कवर करते हैं सेल्स को, अदर इनकम एक्सेप्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को कवर नहीं करते। अदर इनकम जो कैश में होती है, अदर कैश इनकम लिख देता हूं मैं, अदर कैश इनकम। कोई कमीशन मिला, हमें कहीं से कमीशन मिला, वो कमीशन की इनकम भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होगी। तो अदर कैश इनकम केवल और केवल इन्वेस्टिंग, ये जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, हम इसको ऑपरेटिंग में कवर नहीं करते। अच्छा, एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस, कैश एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग पे जो इंटरेस्ट है
हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर नहीं करते। इनकम टैक्स, जितना पेमेंट हुआ है इनकम टैक्स का ड्यूरिंग द ईयर, हम उसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मतलब हमें समझना क्या है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को, क्योंकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के अलावा जो भी कैश का फ्लो है ज़्यादातर उसमें ज़्यादातर जो है वो हम ऑपरेटिंग में कवर करते हैं। तो फाइनेंसिंग आपको क्लियर समझना है, इन्वेस्टिंग आपको क्लियर समझना है, रिमेनिंग जो है वो ऑपरेटिंग। 3 एक्टिविटी, मतलब हमने जो कैश का रिसिप्ट किया और जो कैश का पेमेंट किया, हमें केवल और केवल एक्टिविटी वाइज उसको क्लासीफाई करना है कि कौन सा कैश का फ्लो ऑपरेटिंग में जाना है, कौन सा कैश का फ्लो इन्वेस्टिंग में जाना है और कौन सा कैश का फ्लो फाइनेंसिंग में जाना है। तो बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी है। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये बनता कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में 2 मेथड दे रखे हैं। एक मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करने वाले। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या है? यहाँ फॉर्मूले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग करनी है, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट बना के पता करनी पड़े, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड। अच्छा, फॉर्मेट भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ याद रखने लायक कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट भी बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि कुछ याद रखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले जनरली हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो, कैश सेल्स हो सकती है, कैश सेल्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर हो सकता है, या और भी कोई जो भी अदर है वो नाम से आपका आ जाएगा, कुछ भी अदर रिसिप्ट है जो ऑपरेटिंग में आएगी। अच्छा, पेमेंट में क्रेडिटर को पेमेंट, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, या जो भी एक्सपेंसेस है, नाम से सारे एक्सपेंसेस हमें लिखने पड़ेंगे। ये तो हमारे पास रुपए आएंगे और ये होगा आउटफ्लो, मतलब आउटफ्लो को आपको ब्रैकेट में लिखना है और इनफ्लो को सीधा लिखना है। इसके बाद में हम यहां पर लिखने वाले हैं, देखो ये जो नेट रिजल्ट है ये प्लस भी आ सकता है, ये माइनस भी आ सकता है। अगर ये प्लस आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स, टैक्स का बाद में अलग से माइनस करते हैं। अगर ये माइनस में आ रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड, जनरेटेड की जगह क्या हो जाएगा यूज्ड, नेट कैश यूज्ड बिफोर टैक्स। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से टैक्स जितना पेड किया है वो माइनस करेंगे और ये जो नेट रिजल्ट आएगा, ये जो नेट रिजल्ट आएगा उसको हम लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड, अगर ये प्लस में है तो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये माइनस में तो नेट कैश यूज्ड, जनरेटेड की जगह क्या आ जाएगा यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
और ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह बहुत सिंपल फॉर्मेट है, जो जो पैसा आ रहा है उसको लिखते जाओ प्लस में, और जो जो पैसा जा रहा है उसको ब्रैकेट में लिखते जाओ। इनफ्लो सीधे लिख दो, आउटफ्लो को ब्रैकेट में लिख दो, बहुत ईजी है, बस टैक्स अलग से माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल इनटेंजिबल सेल किए या इन्वेस्टमेंट हमने सेल किए तो इनफ्लो होगा। और परचेज या कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट, परचेज या कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, सब अलग अलग लिखना है। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज की है, लैंड और बिल्डिंग में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो अलग अलग लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऐसे अलग अलग लिखना है, एक साथ कंबाइन करके नहीं लिखना है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम होती है वो इनफ्लो होता है, और यहां पर नेट रिजल्ट आउटर कॉलम में। अब नेट रिजल्ट फिर से ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसका नेट रिजल्ट प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। अगर प्लस होता है तो नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर ये माइनस है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद में बात आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, लोन, अगर लोन लिया है तो शेयर इश्यू किए तो डिबेंचर, तो पैसा आएगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, लोन, इसमें पैसा जाएगा। इंटरेस्ट, जितना भी हमने पे किया है वो सारा इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये नेट रिजल्ट फिर से प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस के हिसाब से। अगर ये माइनस है तो जनरेटेड की जगह यूज्ड इन आ जाएगा। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी का नेट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज का नेट आने के बाद ऑपरेटिंग का नेट, इन्वेस्टिंग का नेट और फाइनेंसिंग का नेट, इन तीनों का नेट करना है। ये तीनों का जो नेट है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस होता है तो हम लिखेंगे नेट कैश, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये माइनस आता है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब आपको पता चला हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। जब आप नेट चेंज में ओपनिंग बैलेंस को ऐड लेस करोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस बराबर मिल जाता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपने ये जो पूरा स्टेटमेंट बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। अगर सही बना होगा तो मिल जाएगा, अगर सही नहीं बना है तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है,
अच्छा, एक मैं आपको बात करूं, जैसे हो सकता है आपको कुछ, जैसे एक तो टैक्स का अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बहुत इजी है, बहुत इजी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इस साल जितना प्रोविजन बनाया है बाय पी एंड एल, ये करंट ईयर जितना प्रोविजन हमने बनाया, करंट ईयर प्रोविजन, जितना पेमेंट किया है टू बैंक, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। बहुत बार हमें टैक्स कितना पे किया ये डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता, तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में, करंट ईयर का प्रोविजन पी एंड एल स्टेटमेंट में, और टैक्स का जो पेमेंट है वो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल सकता है। अगर टैक्स पेड दिया वही है तो फिर हमें ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, फिर तो सीधा जितना टैक्स पेड किया वो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपको फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़े, तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट नॉर्मल अकाउंट की तरह होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक जितना परचेज किया है, बाई बैंक जितना सेल, जितने में सेल किया है। अगर सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लॉस होता है तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बाई डेप्रीसिएशन और बाई बैलेंस शीट। बट अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जो सिस्टम है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा है तो फिर आपको फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, राइट। हो सकता है, और हो सकता है सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे रखी हो तो फिर आपको इतने सारे अकाउंट बनाने नहीं पड़े, सीधे सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बहुत इजी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का ध्यान रखना है। डायरेक्ट मेथड जो है वो इजी है, डायरेक्ट मेथड जो है वो इजी है। एक और मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया, इसके बाद डायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जो ज़्यादा आता है वो इनडायरेक्ट मेथड आता है। एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो इनडायरेक्ट मेथड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।